नमस्कार। आज आप लोग का नमस्कार दादा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज लिया है। वो है कोऑपरेटिव। इस विषय को हम जो अभी करीब 10 15 20 सेमिनार कर चुके हैं, उसके बाद फिर भी हमने इस विषय को नहीं चुना, क्योंकि यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पूरी जो जो आर्थिक विवेचना है, बौद्ध दर्शन की जो आर्थिक विवेचना है, एक ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक सिस्टम जो बात है, उसके केंद्र बिंदु में कोऑपरेटिव का विचार है, कोऑपरेटिव आंदोलन है। तो आज हमारे सामने वशिष्ठ जी उपस्थित हैं, आए हुए हैं। तो उन्होंने बहुत सारे विषयों पे हमसे चर्चा की, जिस खास करके समाज के। लेकिन आज हम कोऑपरेटिव के ऊपर चर्चा करेंगे। तो कोऑपरेटिव के ऊपर यह चर्चा करेंगे कि जब जो उत्पादन व्यवस्था है, वितरण व्यवस्था है, आज के आज के परिस्थिति में चल ही रहा है। जैसे कि कोई किसी को अगर बिजनेस करना है तो अकेला करना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप बना लेते हैं। फिर उसके बाद पार्टनरशिप बन जाता है। फिर 10-11 आदमी मिल करके प्राइवेट लिमिटेड बन जाता है, और फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी का भी निर्माण हो जाता है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं और चल रही हैं। बहुत बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है। तो अब सवाल यह उठता है कि अब कोऑपरेटिव का विचार क्यों आ गया? कोऑपरेटिव की आवश्यकता क्यों आ गई? और अगर आपको कोऑपरेटिव करना है तो वर्तमान जो कानूनी व्यवस्था है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसके अंतर्गत किस तरह से कोऑपरेटिव चलेगा, उसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए। दूसरा कि कोऑपरेटिव मतलब सहकारिता हुआ, तो सहकारिता माने सहयोग, आपस में सहयोग की भावना है। तो क्या व्यक्ति के मन में किस तरह की परिवर्तन होनी चाहिए, फिर समाज के मन में किस तरह की परिवर्तन होनी चाहिए, और जैसा कि मैंने बोला कि राज्य की जो नीति है, मतलब कानून व्यवस्था, उसमें भी किसी तरह की परिवर्तन की आवश्यकता है। तो ये बहुत ही व्यापक विषय है। और उसके बाद उसका दूसरा पार्ट होता है कि अगर मान लीजिए कोऑपरेटिव हम करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे। और फिर कोऑपरेटिव किस तरह की कोऑपरेटिव होती है, जैसे कि फार्मर्स कोऑपरेटिव हुआ, फिर उसका प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे अलग ढंग कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव हुआ। तो ये सारी चीज़ें भी है। तो इस बार हम एक प्रारंभ कर रहे हैं इस विषय वस्तु को। तो हमारे साथ, जैसा कि मैंने बोला, आदरणीय वशिष्ठ जी उपस्थित हैं। तो वो हम लोग को कोऑपरेटिव के ऊपर बताएंगे। जी वशिष्ठ दादा, नमस्कार और आपका स्वागत है नमस्कार। कार्यक्रम में। कृपया कोऑपरेटिव के ऊपर हम लोग को ज्ञान दें। आज जो सहकारिता या कोऑपरेटिव या समवाय की चर्चा चल रही है, यह वर्तमान समाज के लिए बहुत ही सामयिक चर्चा है। कोऑपरेटिव यदि अच्छी तरह से विश्लेषण किया जाए शब्द का, तो इसमें दो शब्द हैं, ऑपरेटिव और उसके पहले है को का अर्थ होता है साथ साथ, ऑपरेटिव का अर्थ होता है क्रिया करना, किसी कार्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाना, अंतिम परिणाम तक पहुंचाना। मनुष्य जब साथ साथ मिलकर किसी काम को उस काम के लक्ष्य तक पहुंचाता है, उसी पहुंचाने की प्रक्रिया को कोऑपरेटिव कहा जाता है। यह कोऑपरेटिव वस्तुतः एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। खासकर इस जगत में दो तरह के जीव होते हैं। उनके मनोवैज्ञानिक आधार पर जीवों को दो भाग में बांटा गया है। एक है जो एकक जीवी हैं, अकेला रहना चाहते हैं। उसमें बाघ प्रजाति, बिल्ली प्रजाति के जीव हैं, बकरी है, ऊंट है, बहुत ऐसे जीव हैं जो अकेला रहना चाहते हैं। कुछ जीव हैं जो अकेला रहना पसंद नहीं करते, अकेले रहने में निरापद नहीं पाते।
और एक साथ रहते हैं। उसमें बंदर जातीय जीव भी हैं, मनुष्य भी है, हाथी है, सिंह है। ये लोग, ये जीव अकेला रहना पसंद नहीं करते। इनका स्वभाव है समूह में रहना। इसे समूह जीवी जीव भी कहा जाता है। हाथी क्या करते हैं, मधुमक्खियां क्या करती हैं, एक साथ मिलकर मधु सहेरती हैं, बटोरती हैं, संग्रह करती हैं, अपने खाती हैं और मनुष्य जाति को खिलाती हैं। हाथी क्या करता है, एक साथ मिलकर रहते हैं सब। कोई प्रसवनी है हाथी, गर्भवती है हाथी, तो सभी मिलकर उसको बीच में सुलाते हैं, बीच में रखते हैं, चारों तरफ से घेर कर। जब प्रसव का समय आता है, उसके 4 दिन 5 दिन पहले से वो चारा ला करके, उसका भोजन ला करके उसको उसके जगह पर बैठा कर खिलाते हैं, बाहर नहीं जाने देते हैं। अपने सूंड से उसके पेट को दबा दबा कर बच्चा पैदा हो जाए ठीक से, आसानी से, ऐसा वे करते हैं। यह स्वाभाविक है, इट इज ए नेचुरल फेनोमेना। उनके विवेक में यह भरा हुआ है कि हमें एक साथ मिलजुल कर अपना जीवन चलाना है। छोटा बच्चा होता है हाथी का, तो बीच में रखते हैं झुंड में, उसको पीछे नहीं रहने देते हैं, आगे नहीं रहने देते हैं, सुरक्षा के लिए। मनुष्य भी उसी तरह से, कुत्ता जिस तरह से, एक गांव में जो कुत्ते हैं वो एक साथ रहते हैं, बाहरी कुत्ता से उसको परहेज होता है, लेकिन कोऑपरेटिव है उनका, एक साथ रहना। मनुष्य भी उसी तरह से समूह जीवी जीव है। मनुष्य का कोई काम अकेला संभव नहीं है। मनुष्य अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए प्राचीन काल में जब उसका उद्भव हुआ धरती पर, तो वह खोज खोज करके एक दूसरे के नजदीक आया और एक दूसरे के नजदीक घर बनाया। उस समय सरकार की, राजा की कोई कल्पना नहीं थी, तो वह मिलजुल कर घर बनाता था, अपना गुफा में सुरक्षित रखने के लिए जो व्यवस्था करता था, पानी के लिए व्यवस्था करता था। और धीरे 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 उसका जीवन यात्रा आगे की तरफ बढ़ी और मिलजुल कर अपना सभी काम करना वह प्रारंभ किया। यह प्राकृतिक रूप से मनुष्य के मज्जा में, मन के भीतर भरा हुआ है। मैंने देखा है गांव में, बचपन में देखा है, गांव के लोग मिलकर अपने सड़क को मिट्टी खोद कर बना लेते थे। हमारे गांव के उत्तर में एक नदी है, पानी पटाने के लिए नदी में बांध बना लेते थे मिलकर, और सबका खेत पटता था। किसी का ज्यादा खेत है, किसी का कम खेत है, यह फीलिंग नहीं होती थी, यह भावना नहीं होती थी कि हमारा कम है इसलिए हमारा सहयोग नहीं होना चाहिए। सभी मिलकर सबका घर बनाते थे, कुआं खोदते थे, सभी मिलकर खेती करते थे। आज मेरे खेत में खेती हुई, कल दूसरे के खेत में खेती हुई। इस तरह से सहभागिता एक स्वाभाविकता के रूप में मनुष्य समाज में विकसित हुई। प्राचीन काल में यह स्वाभाविक जो कोऑपरेटिव थी, यह स्वाभाविक सहभागिता थी, यह स्वाभाविक जो समवाय था, या यह स्वाभाविक जो सहकारिता थी, इसमें किसी का सबॉर्डिनेशन नहीं था, किसी के ऊपर दबाव नहीं था। मिलजुल कर स्वस्फूर्त भाव से काम करते थे लोग, मिलजुल कर। हाँ, किसी विशेष काम के को करने के लिए शाम को बैठकर योजना बना लेते थे और सवेरे मिलजुल करके हर घर से आदमी निकलता था और उस काम को करता था। इसमें किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं था, सबॉर्डिनेशन नहीं था इसमें। यह ऐसा था, लगता था कि सभी परस्पर एक परिवार के हैं और एक परिवार मिलकर कोई काम कर रहा है, किसी काम का अंजाम दे रहा है। उसमें किसी प्रकार का भेद बुद्धि नहीं थी, जातीय भेद नहीं था, उसमें सांप्रदायिक भेद नहीं था, उसमें किसी प्रकार का मनुष्य मनुष्य के बीच दूरी नहीं थी। दूरी के की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ऐसी जो मानसिक एक गति धारा थी, मानसिक एक स्वतः स्फूर्त भावना थी, उसी के आधार पर उनका जीवन शैली आधारित था। यह जीवन शैली पूंजीवादी व्यवस्था के आगमन के समय तक थी। पूंजीवादी व्यवस्था के आगमन के बाद किसी काम को करने के लिए नौकर और मालिक की मानसिकता का विकास हुआ।
और नौकर और मालिक की मानसिकता के विकास के ऊपर खड़ा हुआ संपूर्ण जीवन शैली और खड़ी हुई अर्थव्यवस्था। और धीरे धीरे यह अर्थव्यवस्था केंद्रीभूत होती गई चंद व्यक्तियों के हाथ में, और जो उसमें काम करने वाले लोग थे अपने को मजदूर समझने लगे, अपने को उसका नौकर समझने लगे। तो मालिक और नौकर का एक रिश्ता, एक कृत्रिम रिश्ता तैयार हुआ। वर्तमान जगत की जो अर्थव्यवस्था है वह मालिक और नौकर की कृत्रिम व्यवस्था पर आधारित है। इस व्यवस्था का बहुत दोष है। काम करने वाले जो लोग होते हैं वे संलग्नता से उस फैक्ट्री में, उस कर्मशाला में, कार्यशाला में काम नहीं करते हैं। वे समझते हैं कि हम तो नौकर हैं, इसके फल का मालिक तो दूसरा है, हमको जो मजदूरी मिलती है इसी से हमको मतलब है। इसलिए पंखा चलते हुए छोड़कर चला जाना, बिजली जलती हुई छोड़कर चला जाना, मशीन चल रही है छोड़कर चला जाना, यह मानसिकता जो लेबर थे, जो श्रमिक थे, उनके मन में विकसित होती गई, दूरी एक बढ़ती गई। और मालिक के मन में भावना होती थी कि कम से कम काम पैसा देकर, कम से कम मजदूरी देकर हम ज्यादा से ज्यादा लाभ करें। तो यह जो मालिक और नौकर का जो रिश्ता तैयार हुआ प्रोडक्शन सेंटर्स में, यह रिश्ता प्रोडक्शन को बहुत अच्छी तरह से विकसित होने में बाधक हुई, और उसमें रिफाइननेस भी, गुणवत्ता का भी अभाव होने लगा, क्योंकि संलग्नता, मन की संलग्नता से जो काम करना चाहिए था वह नहीं होता था। और वही परिस्थिति आज तक चल रही है। और इसलिए कोई भी मजदूर मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं रहता है, श्रमिक संतुष्ट नहीं रहता है। और मालिक हमेशा चाहता है कि मजदूर का ज्यादा से ज्यादा हम आर्थिक शोषण कर सकें, उसके शरीर का दोहन कर सकें, उसकी जो मेधा बुद्धि है उसका उपयोग कर सकें। और इसीलिए आज की परिस्थिति क्या है? आज की परिस्थिति है कि जो कर्मशाला में काम करते हैं, जो लेबर हैं, 8 घंटा जो शिफ्ट में काम करते हैं, वे तो 8 घंटा काम करके चले जाते हैं, लेकिन बौद्धिक श्रम जो है उसका ज्यादा से ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। 12-12 घंटा तक लोग काम करते हैं। यह केवल निजी कंपनियों में नहीं है, यह सरकारी कंपनियों में, सरकारी प्रतिष्ठानों में भी ऐसा पाया जा रहा है, बैंकों में पाया जा रहा है। सवेरे 9 बजे जो लोग जो जाते हैं बैंक में, 10 बजे बैंक खोलते हैं, उनको कभी कभी 12 बजे तक काम करना पड़ता है, 10 बजे तक काम करना पड़ता है। और जो प्राइवेट संस्थान है उसमें जो बौद्धिक श्रम है वो तो 12-12 घंटा काम होता है। इस तरह से आज मनुष्य का कोई वास्तविक परिचय नहीं रह गया है। मनुष्य को आज की व्यवस्था ने मशीन समझ रखा है, और मनुष्य का सर्वाधिक शोषण हो सके, सर्वाधिक उसका उपयोग हो सके, यही मानसिक भावना बनाकर काम हो रहा है। कुछ लोग, भारत सरकार भी या अन्य देशों की सरकारें भी, जो प्राचीन काल से कोऑपरेटिव विकसित हुई थी स्वाभाविक रूप से मनुष्य के भीतर, उसको आधार बनाकर या उसका नाम देकर कोऑपरेटिव संस्थाओं का सृजन किया लोग। वे कोऑपरेटिव संस्थाएं यदि गौर से देखा जाए, भारतवर्ष में हो या चाहे किसी दूसरे देश में हो, वो कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेटिव नहीं है, वह स्वस्फूर्त सहकारिता नहीं है, वह भाईचारा की संस्कृति पर आधारित जो कोऑपरेटिव होना चाहिए, जो सहकारिता होनी चाहिए, वो नहीं है। भाईचारा का वहाँ रिलेशन नहीं है, वहाँ भी नौकर और मालिक का रिलेशन है। जितने बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उसमें जो काम करने वाले हैं कोऑपरेटिव के सदस्य नहीं होते, वे नौकर होते हैं। और कोऑपरेटिव के सदस्य रियली होते हैं वे जो कोऑपरेटिव के शेयर होल्डर्स होते हैं। जस्ट लाइक ए कैपिटलिस्टिक सिस्टम, नाम कोऑपरेटिव का है और उसका कार्य विधि जो है, संपूर्ण कार्यशैली जो है, वह कोऑपरेटिव नहीं होकर पूंजीवादी व्यवस्था, कैपिटलिस्टिक सिस्टम में पिरोया गया है। सो कोऑपरेटिव सिस्टम में, कोऑपरेटिव सिस्टम का लेबल्ड बोतल में पूंजीवादी व्यवस्था को भरा गया है। आज की यही सामाजिक जीवन में जो कोऑपरेटिव के नाम पर हम संस्थाएं पाते हैं, यही है। कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जिसमें जो शेयर होल्डर्स हैं वे इलेक्शन लड़ करके उसका प्रधान बनते हैं,
और प्रधान बनने के बाद उसका अपने को मालिक समझते हैं और उसमें काम करने वाले लोगों को नौकर समझते हैं। और मालिक समझने के कारण चाहते हैं कि उसकी जो आय है, उसकी जो प्रॉफिट्स हैं, उसको संपूर्ण रूप से नहीं तो कम से कम शेयर, उसका जो मेजर शेयर है वो मेरे तिजोरी में, मेरे पॉकेट में आवे। और इस तरह से द्वंद्व में संपूर्ण भारतवर्ष में कोऑपरेटिव चल रहे हैं। कोई ऐसी कोऑपरेटिव संस्था नहीं है आज जिसको हम पूंजीवादी व्यवस्था का एक अनुपम अंग नहीं समझें, क्योंकि वहाँ केवल लेवल कोऑपरेटिव का है, वहाँ काम जो है कोऑपरेटिव का नहीं है, पूंजीवादी व्यवस्था का काम है। यह कैपिटलिस्टिक कोऑपरेटिव कहा जा सकता है, कैपिटलिस्टिक कोऑपरेटिव। प्रौत सिद्धांत जो है, प्रौत सिद्धांत का उद्देश्य है समाज का निर्माण करना, और समाज के निर्माण करने के लिए मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं उसकी परिपूर्ति सबसे पहले जरूरी है। इसलिए मनुष्य के भीतर यदि भाईचारा का विकास करके और उसके कर्मशाला को, उसके उत्पादन केंद्र को यदि विकसित किया जाए तो उत्पादन भी बढ़ेगा, और उस उत्पादन में गुणवत्ता की भी वृद्धि होगी, और मनुष्य का केवल निम्नतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी बल्कि उसका जीवन स्तर बहुत धीरे धीरे ऊंचा होता चला जाएगा। उसके सामने से सारा आर्थिक अनिश्चितता खत्म हो जाएगी। उसके सामने जो अंधेरा छाया हुआ है आज, भविष्य दिखाई नहीं देता, धुंधला भविष्य दिखाई देता है, बल्कि कहीं कहीं भविष्य साफ अंधा हो गया है, दिखाई नहीं देता। यह सब बादल हट जाएंगे और मनुष्य भविष्य को देखने लगेगा कि हमारा भविष्य उज्ज्वल है। या भाईचारा पर आधारित कोऑपरेटिव माने स्वस्फूर्त अर्थव्यवस्था जो सहकारिता को अपनाकर चलती है। तो स्वस्फूर्त को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहेंगे। यह कोऑपरेटिव हमारे परिवार में भी पाया जाता है। अभी तो पूंजीवादी व्यवस्था के प्रभाव के कारण मनुष्य का जीवन का लक्ष्य जब केवल पैसा हो गया है, तो इसमें हम देखते हैं कि कोई आदमी अधिक पैसा कमाता है, किसी पद पर है, किसी अधिक अच्छे जॉब में है, या अच्छी कोई आय का साधन है, उसके पास बिजनेस है, तो वह अपने को अलग कर लेता है और बिजनेस संग्रह करना शुरू करता है, पैसा संग्रह शुरू करता है। परिवार टूट गया। जो सबल है वो अपना अलग हो गया, और जो निर्बल है वो निर्बल जो है किसी तरह से जीवन जीता है। 4 भाई है, 4 भाई का 4 जीवन शैली हो गया, और जो बहुत कमजोर है उनसे बहुत अलग हो गया, मेंटली उन लोगों से बहुत दूर चला गया। तो परिवार टूट गई पूंजीवादी व्यवस्था के कारण। पूंजीवाद ने मनुष्य समाज का परिवार भी नष्ट कर दिया। मनुष्य के मन में लोभ जमा करके तुम्हारा लक्ष्य केवल पैसा है, पैसा है, पैसा है। यू एग्जिस्ट फॉर मनी, 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 ओनली मनी। यह जो भयावह मानसिकता है, यह जो समाज टूटने की मानसिकता है, यह पूंजीवाद की देन है। लेकिन इसके पहले हम क्या देखते हैं, जब संयुक्त परिवार का कंसेप्शन था, यह संयुक्त परिवार समाज की छाती पर जीता था, काम करता था। उस समय हम क्या देखते थे, घर के जितने बालिग सदस्य हैं सभी मिलकर काम करते थे, और किसी को कोई कहता नहीं था कि अमुक काम करके जा करके करो, बल्कि कभी कभी गार्जियन ही कहते थे कि भाई अब थोड़ा रेस्ट कर लो, तुम लोग बहुत काम कर लिए। तो इस तरह से मिल करके काम करके घर की पूंजी को, परिवार की समृद्धि को लोग ऊपर उठाते थे, बढ़ाते थे, और आनंद से एक साथ मिलकर संपत्ति का उपयोग करते थे। देवा भागं यथा पूर्वे संजा नाना उपासते, ये जो वेद का मंत्र है, यही मंत्र उनके जीवन का केंद्र था, यही मंत्र उनके जीवन का आधार तत्व था, यही मंत्र उनका प्रेरक स्रोत था कि देवता लोग जिस तरह से मिलजुल कर हवि में जो आहुति दी जाती है उसको ग्रहण करते हैं, वही मानसिक आधार था, वही आदर्श था इनका कि हम मिलजुल कर काम करेंगे, परिवार की समृद्धि को बढ़ाएंगे, अपने जीवन स्तर को ऊंचा करेंगे, और हमारे परिवार में जितने लोग हैं उन सबको सुखी बना करके रखेंगे।
यह परिवार में हम पाते थे। हमने अपने बचपन में देखा है, मैं किताब की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे बचपन की जो मैंने देखा है परिवार में, एक एक परिवार में 40-50 लोग रहते थे और महिलाएं खाना बनाती थी तो एक महिला परेशान हो जाती थी, बड़ा हंडा में खाना बनाना पड़ेगा, तो 2-3 हंडा चढ़ा करके 2-3 महिलाएं एक साथ इकट्ठा होकर के कर लेती थी आपस में। हम लोगों के यहाँ जो यज्ञ होते थे, हमारे बचपन में हमारे परिदारी में यज्ञ होते थे, सारी महिलाएं एक साथ जुटती थी, सब मिलकर खाना बनाती थी और सब मिलकर काम करते थे। यज्ञ का सारा काम सब परिवार मिलकर करता था। किसी के ऊपर कोई बोझ नहीं था, किसी के ऊपर कोई बर्डन नहीं था, परेशानी नहीं थी, किसी प्रकार की मानसिक कुंठा नहीं थी किसी के सामने। तो यह था स्वस्फूर्त कोऑपरेशन, स्वस्फूर्त सहकारिता। यह कोऑर्डिनेटेड था, कोऑर्डिनेशन के द्वारा यह पाया जाता था। इस मूल तत्व को प्रौत ने अपने सिद्धांत में एडॉप्ट किया है। प्रौत जो प्रवक्ता हैं श्री प्रभात रंजन जी, जिसने प्रौत को विश्लेषित करके और डिटेल उसका जो रूप प्रस्तुत किया है मनुष्य समाज के सामने, उसमें उनका कहना है कि मनुष्य जाति के उत्थान का सर्वोत्तम पथ है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव के माध्यम से ही मनुष्य अपने चरम लक्ष्य तक पहुंच सकता है, क्योंकि समाज का जो अर्थ है, समानम एजति स्व समाज, एक साथ चलना समाज का लक्ष्य है। अन्य ऋषि भी समाज के बारे में बोलते हैं, समत्वेन जायते इति समाज, समभाव से, सम मानसिकता से एक साथ चलना लक्ष्य की तरफ, यही समाज है। तो समाज के लिए कोऑपरेटिव एक अमृत तत्व है। यह अमृत घट है जो समाज को केवल उज्जीवित नहीं करेगा, विकास की ऊंचाई पर ले जाएगा। और यह कोऑपरेटिव कैसा है? स्वस्फूर्त कोऑपरेटिव है, यह कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेटिव, मिलजुल कर स्वतः काम करना। कोई किसी का सबऑर्डिनेशन नहीं है, कोई किसी का मालिक नहीं है, कोई किसी का नौकर नहीं है, सब परस्पर भाई हैं, सब परस्पर उस विशेष कोऑपरेटिव के सदस्य हैं और सबका समान वहाँ अधिकार है, समान रूप से सबका सबके बारे में चिंतन है। इस कोऑपरेटिव के साथ सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? इसके साथ जुटा हुआ है सांस्कृतिक उद्भव का भी प्रस्तुति। यह सांस्कृतिक उद्भव का प्रस्तुति क्या है कि प्रवक्ता का कहना है कि यदि कोऑपरेटिव के माध्यम से मनुष्य काम करेगा और उसमें आय की वृद्धि होगी ज्यादा से ज्यादा, तो मनुष्य का जो काम करने की क्षमता है उसको बचा कर रखने के लिए, मनुष्य के भीतर जो ऊर्जा है उसको बचा कर रखने के लिए उससे 8 घंटे काम नहीं लेकर के 6 घंटा काम लिया जाए, यदि 4 घंटा काम लिया जाए और सबको नियोजित करके रखा जाए और सबके भरण पोषण की व्यवस्था किया जाए तो सबसे अच्छा है। और जो उनके पास समय बच गया 8 घंटा, जो थक जाते थे काम करते करते, वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें जिस तरह से आज काम करता है मनुष्य, आज के युग में थक जाता है, टायर्ड हो जाता है, उसको उसकी कर्म शक्ति नष्ट हो जाती है, धीरे धीरे उसकी आयु कम हो जाती है, कम आयु में लोग मर जाता है। तो इससे मनुष्य को बचाया जा सकता है और उस जो बचे हुए समय है उसको वह अपने बौद्धिक आत्मिक विकास में खर्च कर सकता है, सांस्कृतिक विकास में खर्च कर सकता है, आमोद प्रमोद के साथ समाज में जी सकता है, समाज में रह सकता है, सम्मानित जीवन बिता सकता है। यह कोऑपरेटिव जो है, हम इसका आनंद, ये जो प्रौत दर्शन है, इस दर्शन के इसका अर्थशास्त्र है, इस अर्थशास्त्र को 4 प्रमुख भाग में बांटा गया है। एक इसका अंग है पीपुल्स इकोनॉमी। पीपुल्स इकोनॉमी का उद्देश्य है कि समाज में रहने वाले जितने मनुष्य हैं सबकी जो आवश्यकता है, सबकी जो निम्नतम आवश्यकता है, भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, शिक्षा, इस सबको कोऑपरेटिव के माध्यम से पूरा किया जाए। तो कोऑपरेटिव के माध्यम से कैसे पूरा किया जाएगा? जैसे भोजन की जरूरत है तो भोजन कहाँ से आएगा? तो कृषि से आएगा, तो कृषि को कोऑपरेटिव के अंतर्गत लाया जाए। उसके बाद बहुत ऐसा सामान है जो यहाँ उपलब्ध नहीं है, दूसरी जगह उपलब्ध है, या यहाँ जो सामान बनता है, हम प्रोड्यूस करते हैं, दूसरी जगह नहीं है। इसका जो आवंटन है, इसका जो व्यापार है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में
उसका भेजना या खरीद करके लाना, जिसको इसको भी कोऑपरेटिव के माध्यम से किया जाए। और जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसको उपभोक्ता के पास जाना चाहिए, तो उसको भी हम उपभोक्ता के पास पहुंचाने के लिए जो काम करेंगे वह कोऑपरेटिव के माध्यम से यानी सहकारिता के माध्यम से होना चाहिए। उसको कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव कह लिया जाए, उपभोक्ता सहकारिता कह लिया जाए, उसका नाम हम स्थानीय स्तर पर जो रखें, लेकिन मौलिक रूप से वह है उपभोक्ता सहकारिता। और जो प्रोडक्शन करते हैं हम, वो सब है कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव। तो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव के दो अंग हुए, एक अंग हुआ जो कृषि आश्रित है और दूसरा अंग हुआ जो उद्योग आश्रित है। हम कृषि को भी उद्योग के रूप में देखते हैं, क्योंकि कृषि इस विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है, सबसे बड़ा प्रोडक्शन केंद्र है, सबसे बड़ा उत्पादन का केंद्र है और मौलिक केंद्र है, जिस केंद्र के माध्यम से अनेक इंडस्ट्री चलती हैं, अनेक उद्योग चलते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि आज विश्व में कृषि को उद्योग का दर्जा या उद्योग का समकक्ष नहीं देखा गया और कृषि को अनियंत्रित रूप में और नियोजित रूप में प्लांट से बाहर रखा गया। आज भी जो भारत सरकार जो भी कानून बनाती है या कृषकों के लिए जो काम करती है, वो कृषि से के विकास के लिए नहीं है, वो तो प्रलोभन है। एक बात वो प्रलोभन है कि लोग समझेंगे कि हम उनके लिए हैं, हम उनके लिए कुछ काम करते हैं, दुगुना करेंगे, क्या करेंगे, दुगुना करेंगे, आय कैसे उनकी समृद्धि करेंगे। ये सब फोकसबाजी से कृषि का विकास नहीं होने वाला है जब तक कृषि को उद्योग के रूप में नहीं देखा जाएगा और उद्योग को जो हम सुविधा देते हैं वो सुविधा कृषि को नहीं दिया जाएगा, तब तक कृषि के ऊपर आश्रित मजदूर और कृषक कभी सुखी नहीं। यह अब हम थोड़ा सा एक सेकंड के लिए विषय से एक मिनट के लिए अलग हट करके इन योजनाओं के विषय में एक शब्द कहना अवश्य चाहेंगे। भारत जब आजाद हुआ तब से लेकर आज तक जितनी भी आर्थिक योजनाएं हैं, इन योजनाओं से भारतीय समाज को या भारतीय समाज में एक व्यक्ति को भी, एक व्यक्ति, ए सिंगल इंडिविजुअल, ए सिंगल मैन, ए सिंगल फैमिली को आर्थिक स्वावलंबन नहीं मिला। जो भी सब्सिडी है, जितनी योजनाएं आईपीएल है, बीपीएल है, उज्ज्वला योजना है, दिस दैट, कितनी कृषक अभी किसान सम्मान योजना है, जितनी योजनाएं हैं, ये सब योजनाएं प्राचीन काल में राजा लोग, महाराजा लोग के महल के सामने जनता खड़ी होती थी भिखारी के रूप में और गुहार लगाती थी कि हमको मदद किया जाए। तो राजा के आदेश से मंत्री लोग कपड़ा बांटते थे, कंबल बांट देते थे, अनाज बांट देते थे और जनता जयकार मनाती हुई चली जाती थी। उसी तरह से आज भी ये राजे महाराजे खैरात बांटते हैं और कतार में खड़ी लंबी जो लोग होते हैं उनको उनसे जयकार मनवाते हैं, अपना वोट लेते हैं, लेकिन उनमें से किसी की आर्थिक स्थिति को, किसी को आर्थिक स्वावलंबन की ओर नहीं देखते। यह उसी तरह की बात है, भिखारियों की फौज खड़ी करना और तथाकथित जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से मनुष्य के मन में जो फीलिंग है, आक्रोश है, जो व्यवस्था के प्रति जो संघर्ष की मानसिकता पैदा होती है, उसको बंद करना, तोप करके रखना कि संघर्ष नहीं करें। यह कोमा फ्लेजिंग है। सत्य देखा जाए तो यह फौज भिखारियों की फौज खड़ी करती है। हम लोग बहुत पहले एक नारा दिए थे, बहुत पहले 60 के दशक में नारा दिए थे कि पूंजीवाद आदमी को भिखारी बनाता है और साम्यवाद आदमी को पशु बनाता है, बेविचारी बनाता है। तो यह भिखारी बनाता है। आज इतने दिन के बाद आज हमको समझ में आया है, कई महीने पहले मैंने इस पर एक लेख भी लिखा था कि कोमा फ्लेजिंग है। यह विकास योजनाएं जितनी हैं समाज में जो आती हैं, इन योजनाओं से समाज का कल्याण कभी नहीं हो सकता है। पूंजीवादी व्यवस्था को बचा कर रखने के लिए इनकी तरफ से ये कोमा फ्लेजिंग है। जैसे युद्ध के क्षेत्र में कोई जाता है और सिपाही को कोई समझ नहीं ले कि कोई सिपाही है यहाँ पर,
हथियार लेकर के घात करने के लिए। इसके लिए कोमाफिलेजिंग में वो रहता है, ऐसा कपड़ा पहनता है, ऐसा रूप रखता है कि लोग समझे कि वनस्पति ही वनस्पति ऐसा रहता है। उसी तरह से यह मनुष्य को अंधा बनाने वाली योजना है। तो उचित यह था इनके लिए कि कृषि को उद्योग का दर्जा देते और जो इन्होंने सुविधा दे रखी है उद्योगों को, वह सुविधा देते और समाज के लोगों को एजुकेट करते, शिक्षित करते कि कोऑपरेटिव बना करके तुम लोग खेती करो। इससे बहुत लाभ होता है। एक लाभ तो यह होता है कि मेड़ जितने हैं वो मेड़ खत्म हो जाती है, जो समतल भूमि है वो एक बड़ी बड़ी भूमि होती है और कृषि करने में सुविधा होती है। जो आधुनिकतम संसाधन है कृषि के लिए उसको भी व्यवहार करने में सुविधा मिलती, प्रोडक्शन बहुत अधिक होता और लोगों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा होता। और उतना ही नहीं, कृषि पर अनेक प्रकार के उद्योग खड़े होते, जो कृषि जो कोऑपरेटिव जो उद्योग कृषि को सहायता भी करते हैं और कृषि के द्वारा चलाए जाते हैं। कृषि के साथ नाना प्रकार की योजनाओं को जोड़ा जा सकता था। तो यह सब जो काम है, यह सब काम सहभागिता सहकारिता के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि सहकारिता में नौकर और मालिक का कोई भावना नहीं है। वहाँ केवल भाईचारे की भावना है और उस भाईचारे की भावना के कारण एक दूसरे पर विश्वास है, एक दूसरे के प्रति ममता है, एक दूसरे के प्रति स्नेह है, एक दूसरे के प्रति सहयोग की मानसिकता है बढ़ती है और समाज में एकता की स्थापना होती है, समाज में शांति की स्थापना होती है। तो कोऑपरेटिव जो है, हम लोग जो प्रभुत्व कोऑपरेटिव की बात करता है वह कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेटिव या स्वस्फूर्त कोऑपरेटिव, यह है समाज बनाने के लिए उत्तम पथ। यह पथ ही समाज में शांति व्यवस्था कायम कर सकती है, प्रोडक्शन भी बढ़ा सकती है। तो यह जो कोऑपरेटिव होगा यह फार्मर्स कोऑपरेटिव होगा, कृषि पर आधारित। उसके बाद जो इंडस्ट्रीज हैं वो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव होंगे, जो वितरण करेंगे माल पहुंचाएंगे वो कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव होंगे। इसमें बिचौलिया का कोई स्थान नहीं रहने के कारण दाम में अधिक वृद्धि नहीं होगी, कम दाम में सस्ते दाम में मिलेंगे और इससे मनुष्य की जो क्रय शक्ति है उस क्रय शक्ति में अभिवृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। तो यह पीपुल्स इकोनॉमी जो हमारी निम्नतम आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए पीपुल्स इकोनॉमी को हम कोऑपरेटिव के माध्यम से चलाएंगे और यह कोऑपरेटिव जो है हमारे लिए समाज बनाने के लिए, हमारे एक दूसरे के नजदीक लाने के लिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए अमृत कलश का काम करेगा। अमृत रूप से मनुष्य को सिंचन करके मनुष्य के मन को सौहार्द से भर देगा। यह कोऑपरेटिव जो वर्तमान समाज में कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव के नाम पर पूंजीवादी व्यवस्था का सिंचन होता है, उससे बहुत भिन्न है, बहुत भिन्न है, बहुत भिन्न है। इस कोऑपरेटिव के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? दो चीज की जरूरत है। एक चीज की जरूरत है, आज समाज में नैतिकता का काफी अभाव है। नैतिकता आज नवंबर महीना में हम लोग एक फंक्शन किए हमारे क्षेत्र में बेतिया में। मैं कलेक्टर से मिलने गया कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे फंक्शन को आप इनोग्रेट कीजिए। तो हमसे वे बहुत बहस करने लगे। अब उन्होंने कहा कि आप लोग एक्सट्रीमिस्ट राइटिस्ट हैं और कम्युनिस्टों के दुश्मन हैं। मैंने उनको समझाया कि आप हमको बिना जाने इस तरह का तर्जमा मत दीजिए, इस तरह हमारा परिचय मत रखिए अपने हृदय में। मैंने उनको समझाया कि हमारा प्रोज क्या है। उपभोक्ता का ये उपयोगिता का सिद्धांत है। प्रकृति ने सबको उपयोगिता का अवसर दिया है, भंडारण का स्तर नहीं दिया है, अवसर नहीं दिया है। तो बहुत खुश हुए वो। तो उन्होंने अब नैतिकता की उन्होंने हमसे पूछा कि इसकी स्थापना कैसे करेंगे। हम कहा कि नैतिक लोग ही करेंगे। उन्होंने कहा हमसे कि नैतिक तो मनुष्य तो नैतिक होता ही है, अनैतिक कहाँ होता है। हम कहा कि नहीं, मनुष्य अनैतिक ही होता है, अनैतिक नहीं होता है। हमने पूछा उनसे कि जो 400 रुपया घूस नहीं लेता है क्या वो 4000 घूस नहीं लेगा? जो 4000 घूस नहीं लेता है क्या वह 4 लाख घूस नहीं लेगा? आज जितने बड़े बड़े लोग घोटाला के शिकार हो रहे हैं और टारगेटेड हैं गवर्नमेंट के द्वारा विभिन्न प्रकार का उनका
अनुसंधान चल रहा है, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, ये क्या है? व्हाट इज दिस? नैतिकता कल्चर की चीज है। नैतिकता कल्चर किए बिना, नैतिकता का अभ्यास किए बिना, सत्य बोलने का अभ्यास, अहिंसा का अभ्यास, और चौरी का अभ्यास, ब्रह्मचर्य का अभ्यास, अभ्यास किए बिना मनुष्य अनैतिकता में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। अभ्यास भी कब, कैसे करेगा वो? जब तक उसके पास मनोबल नहीं होगा तो अभ्यास करने में वह सफल नहीं होगा। और मनोबल कैसे होगा? मन को नियंत्रित करने से मनोबल होगा, मन को एकाग्र करने से मनोबल होगा। और मन को एकाग्र तभी किया जा सकता है जब वो ब्रह्म भाव पर मन को एकाग्र किया जाए। क्योंकि यदि जड़ भाव पर मन एकाग्र हुआ तो मन तो जड़ हो जाएगा। जड़ भावना जैसे स्थिति भवती तादृशी। तो कोऑपरेटिव जो है यह नैतिकता पर आश्रित है, और नैतिकता आध्यात्मिकता पर आश्रित है। इसलिए जहाँ कोऑपरेटिव चलाना होगा वहां नैतिकता को कल्चर करना होगा, नैतिकता को आधार बनाना होगा, ताकि कोऑपरेटिव को चलाने वाले जो लोग हैं, कोऑपरेटिव की चलाने वाली जो छोटी संस्था होगी, उनका इलेक्टेड जो पर्सनल होंगे, वो इलेक्टेड जो सदस्य होंगे, जो उसकी समिति बना करके संचालन करेंगे, उन लोगों को नैतिकवान होना होगा। नहीं यदि नैतिकवान है तो कोऑपरेटिव की जो भावना है, कोऑपरेटिव की जो प्राण शक्ति है, वो प्राण शक्ति नष्ट हो जाएगी, कोऑपरेटिव मर जाएगा। तो कोऑपरेटिव के लिए भी स्पिरिचुअल वातावरण इज ए मस्ट। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो यह है कि मनुष्य को सबसे ज्यादा प्रलोभित करता है धन। सबसे बड़ा प्रलोभन धन से होता है। यह प्रलोभन जो है भय से भी नियंत्रित होता है। एक तो नैतिकता से नियंत्रित हो रहा हुआ। बहुत लोग हैं जिनके ऊपर नैतिकता का विकास बहुत अच्छा नहीं हुआ, ठीक अच्छे नैतिकवान नहीं बने। उनके लिए भय निर्माण भी जरूरी है, ताकि वे भय से अनैतिक नहीं काम कर सके। भय से ही बच करके अपने को रखे। समाज के में अपने को बचा कर रखने के लिए उनको बचा कर रखने के लिए उनको उनके सामने एक भय की जरूरत है। उसके लिए कठोर अनुशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था की जरूरत है। तो ये दो चीज इस स्फूर्त कोऑपरेटिव के लिए, सहकारिता के लिए बहुत जरूरी है। वह क्या है? तो पहली बात है नैतिकता, और दूसरी बात है कठोर अनुशासनिक या प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें मनुष्य भय करे कि हम यदि गलत करेंगे, हम यदि गमन करेंगे, हम यदि रुपये का हेरा फेरी करेंगे तो हमको कोई नहीं बख्शेगा। हम निश्चित रूप से दंडित होंगे, और उससे हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा भी जाएगी, और हमारा जो अस्तित्व है वो संकट में पड़ जाएगा। तो भय चाहिए। एक और बहुत खूबसूरत चीज इसके लिए जरूरी है, कोऑपरेटिव के लिए भय हो गया, वो हो गया। भय जो वातावरण बनाएंगे उनको भी नैतिकवान होना होगा। तो यह कोऑपरेटिव हम इसका आधार हमको बनाना होगा अपने मूवमेंट का। मूवमेंट का आधार जब बनाएंगे हम कल भी कहे थे समाज आंदोलन के विषय में कि कोऑपरेटिव का उसमें समावेश होना चाहिए। तो उसके लिए हमको कोऑपरेटिव संस्थाएं बनानी होंगी, और बना करके लोगों को एजुकेट करना होगा। नैतिक स्तर ऊंचा करने के लिए उनके भीतर नैतिकता को एजुकेट करना होगा। यह एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी चैलेंजिंग जो रूप है इसका वो है। क्योंकि हर मनुष्य को यदि किसी गांव में यदि 5 आदमी 7 आदमी भी यदि नैतिकवान बन जाते हैं, किसी कोऑपरेटिव को चलाने के लिए यदि 10 आदमी भी नैतिकवान बन जाते हैं, तो सभी लोग उसको सपोर्ट करके उसको कमेटी में रख करके शीर्ष में रखेंगे। यह नैतिकता की खूबसूरती यह है कि सभी विश्वास करते हैं जो नैतिकवान होते हैं। लेकिन लोग समझेंगे कैसे कि हम नैतिकवान हैं? तो हम जब उनकी सेवा करेंगे, उसी सेवा के माध्यम से साथ साथ जब हम नैतिकता का पालन करेंगे और सेवा करेंगे तो हमारे भीतर नैतिकता का निखार होगा, और लोगों के सामने वह प्रदर्शित होता जाएगा मेरी सेवा के माध्यम से। तो इस तरह से सेवा के माध्यम से हम लोग कोऑपरेटिव को खड़ा कर सकते हैं। कोऑपरेटिव खड़ा करने के लिए सिद्धांत से ज्यादा जरूरी है व्यवहार में उतरना।
और हर क्षेत्र का एक योजना बना करके उसका कोऑपरेटिव बना करके उन लोग उसमें लोगों को नियोजित करके और तब आंदोलन खड़ा करना। इसलिए कोऑपरेटिव समाज आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। समाज आंदोलन कोऑपरेटिव के बिना सफल हो ही नहीं सकता। समाज आंदोलन को सफल करने के लिए कोऑपरेटिव बनाना होगा, कोऑपरेटिव के माध्यम से आंदोलन खड़ा करना होगा। तब समाज में अभी जो जातिवाद है, अभी जो संप्रदायवाद है, अभी जो दूरी है एक दूसरे से, अभी हिंदू मुसलमान की दूरी है, हिंदू ईसाई की दूरी है, अभी तो हिंदुओं के बीच की संस्था जो सिख समुदाय है उससे दूरी बनती जा रही है, बुद्ध समुदाय से दूरी है, जैनियों से दूरी है, दूरी खत्म करना होगा। और कोऑपरेटिव ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसमें सबको एक आंगन में, एक दस्तरखान पर, एक सामियाना के नीचे हम लोग खड़ा कर सकते हैं और सबके भीतर की जो आपस की कटुता है उसको हम दूर कर सकते हैं। कोऑपरेटिव ही ऐसा एक अस्त्र है, ऐसा एक तत्व है, ऐसा एक आदर्श है कोऑपरेटिव जिसके माध्यम से हम कर सकते हैं, क्योंकि यह एक स्वाभाविक मानव प्रक्रिया है। यह जौथ जीवी समाज का, जौथ जीवी मनुष्य का यह मानसिक आत्मिक अभिप्रकाशन है। कोऑपरेटिव कोई लादी हुई चीज नहीं है, कोऑपरेटिव कोई अलग से दिया हुआ सिद्धांत नहीं है। यह नेचर में विद्यमान है, जो समूह जीवी जीव हैं उनके स्वभाव में यह, मज्जा में यह बसा हुआ है। पूंजीवादी व्यवस्था के कारण यह हमारे मज्जा में दबा हुआ है, पर्दा उसके ऊपर पड़ गया है और हम इससे अभिज्ञ हो गए हैं और हम बह रहे हैं एक ऐसी धारा में, एक ऐसे समुद्र में जहां हमको था नहीं है, जीवन का अंत ही अंत है, जीवन को बचाया और जहां नहीं जा सकता है। इसलिए कोऑपरेटिव जो है, यह जो प्रौथ है, इसका कोऑपरेटिव का अर्थ है स्वस्फूर्त सहकारिता, अथवा इसको कह सकते हैं कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन, यह कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन ही समाज को बचाएगा। एक यहाँ छोटी बात हम विषयांतर होकर के कहना जरूर चाहेंगे कि कोऑपरेटिव कहाँ काम नहीं कर सकता। जो उद्योग बहुत बड़े हैं, जो कार्यशाला बहुत बड़े हैं, जिनको कोऑपरेटिव के माध्यम से चलाना संभव नहीं है, केवल उन्हें कोऑपरेटिव से वंचित रखने की व्यवस्था प्रभुत्व में दिया गया है। उसका कारण है कि जो बृहद उद्योग होते हैं उसमें हजारों की संख्या में जन आबादी काम करती है और हजारों की संख्या में जन आबादी जहां काम करती है उसको कोऑपरेटिव के द्वारा संचालन थोड़ा कठिन है। इसलिए उसको उस कठिनाई से बचने के लिए सरकार के द्वारा नियंत्रित करने का प्रावधान या विधान प्रवृत्ति में दिया गया है, जिसको हम कहते हैं कि इंडस्ट्रीज या बृहद इंडस्ट्री, बड़े कारखाने उसको हम कहते हैं। तो उसको भी प्रौथ सिद्धांत देता है कि सरकार को उसमें दखल नहीं देना होगा, सरकार केवल उसको नियंत्रित करेगी, लेकिन उसकी जो आय है, उस उद्योग के जो प्रॉफिट है, वह वहाँ उद्योग में काम करने वाले लोगों का प्रॉफिट है, उन्हीं में उसको वितरण करना होगा। ऐसा लाभ हानि मानसिकता से ऊपर उठकर उस संस्थान को चलाना होगा सरकार को। गवर्नमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व इन दैट प्रॉफिट एंड लॉस। इन्वॉल्व हो जाएगी गवर्नमेंट तो फिर करप्ट हो जाएगी, और करप्ट हो जाएगी तो सारी व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी। तो यह कोऑपरेटिव से वंचित रहने पर भी एक छद्म कोऑपरेटिव वहां काम करता है, क्योंकि जो उसमें काम करने वाले श्रमिक हैं, चाहे वो बौद्धिक श्रमिक हों या चाहे वो शारीरिक श्रमिक हों, वे सब ही उसके प्रॉफिट से लाभान्वित होते हैं, सरकार को लाभ नहीं मिलता उसमें। तो इसलिए वह भी कोऑपरेटिव नाम तो नहीं है, लेकिन एक छद्म भेष में, एक गुप्त रूप में वो कोऑपरेटिव के जैसा ही है,
ऊपर से देखने में कोऑपरेटिव नहीं है, संचालन में कोऑपरेटिव नहीं है, लेकिन उसके लाभ हानि का जब जब लाभ हानि जब वहाँ के श्रमिकों को मिलता है तो वह भी एक तरह का कोऑपरेटिव है, और वह भी स्वस्फूर्ति कोऑपरेटिव के अंतर्गत ही माना जाएगा, क्योंकि जो व्यवस्था उसमें दी गई है उसमें मनुष्य के मन में नौकर और मालिक का सवाल नहीं रह जाएगा, इसलिए स्वस्फूर्त होगा ही। लोग समझेंगे कि हमारा प्रतिष्ठान है, हमारा उद्योग है और हम इसे बचा करके रखेंगे, तब हमारा जीवन शैली आगे बढ़ेगा। इसलिए यह जो साइकोलॉजी ऑफ वर्किंग साइकोलॉजी है, यह वर्किंग साइकोलॉजी ऐसी है जिसे हम कोऑपरेटिव कह सकते हैं। तो संपूर्ण जीवन शैली चाहे वह किसी क्षेत्र का हो, वह कोऑपरेटिव के माध्यम से ही चलाना उचित है। संपूर्ण जीवन शैली का जो तत्व है, कोऑपरेटिव से यदि चलना शुरू हो जाए तो इस धरती पर अल्पकाल में स्वर्ग की स्थापना किया जा सकता है। जिसको प्राचीन काल में लोग कहते थे सतयुग, जिसको स्वर्ग की कल्पना की गई है, वह कल्पना का स्वर्ग धरती पर उतारा जा सकता है यदि सहकारिता को जीवन का अंग बनाया जाए, समाज का अंग बनाया जाए, तो मनुष्य जाति का सर्वांगीण विकास होगा और सब प्रकार से उसका मंगल होगा, कल्याण होगा। कोऑपरेटिव जो है, इसलिए हम तो इसको कहते हैं अमृत घट। अमृत का मतलब होता है जिसके पीने से कोई मरे नहीं, बल्कि उसका जीवन हमेशा आनंदमय रहे, मधुमय रहे। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः जो है, कोऑपरेटिव के माध्यम से ही धरती पर उतारा जा सकता है। कोऑपरेटिव यदि नहीं हो तो सर्वे भवन्तु सुखिनः किताब के पन्ने में ही रहेगा और भाषणों में रहेगा, लोगों के जबान पर रहेगा, मनुष्य उसका लाभ उठाने से वंचित रहेगा। तो प्रौध की जो सबसे बड़ी खूबी है वह कोऑपरेटिव, और इस कोऑपरेटिव को जीवन देता है हमारा प्रथम सिद्धांत, समाजादेशेन धन संचय और कर्तव्य। हम किसी को बेशुमार धन संचय का अवसर नहीं देते हैं, हम सीलिंग कर देते हैं, हम सीमा बांध देते हैं। मनुष्य का स्वभाव होता है कि हम जो कमाते हैं उसी में बचा करके रखें, और धीरे धीरे वह बचत जो है हमको धनवान बना देगी। तो उसमें सीलिंग है कि इससे ज्यादा तुम संग्रह नहीं कर सकते हो। समाजादेशेन बिना धन संचय कर्तव्य, तो यह जो सिद्धांत है समाजादेशेन धन संचय कर्तव्य, यह भी कोऑपरेटिव को मदद करता है, कोऑपरेटिव को यह सहयोग करता है। तो यह संक्षिप्त में हमारा जो समवाय का सिद्धांत है प्रौध का, यही है जो मैंने बताया, और इसका डिटेल साहित्य हमारे यहाँ उपलब्ध है, मार्ग में इसका साहित्य है। जो उत्सुक हैं उनको पढ़ना चाहिए। बाबा ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, लेकिन जो भी उसका सार तत्व है एक्सप्लेनेशन का, वो मैंने आप सबको बताया। धन्यवाद। जी तो जरूर सवाल पूछ सकता हूँ मैं? जी जी, आप पी पानी लेते वानी हैं, पी सकते, पीना है तो पी लीजिए आप। पी लेते हैं। हाँ, सवाल पूछिए, हम तो पानी पी अभी लेते अभी आदरणीय वशिष्ठ दादा ने जो कोऑपरेटिव एक सीरीज के रूप में हम लोग चलाएंगे, उसकी भूमिका के रूप में हम लोग को बहुत कुछ बताया। बेसिक किस तरह से कोऑपरेटिव की आवश्यकता है, और आज भी जैसे कोऑपरेटिव चल रहा है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर, बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक हैं और विदेशों में भी कोऑपरेटिव है। किस तरह से जो प्रौध की जो विचारधारा के अनुसार जो कोऑपरेटिव की बातें कही गई है उससे भिन्न है, क्योंकि इसमें जो है कोऑर्डिनेटेड जो प्रौध होगा उसमें कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेटिव, और अभी जो कोऑपरेटिव है वास्तव में वो सबऑर्डिनेटेड कोऑपरेटिव। जैसे कि आप कोऑपरेटिव में भी जाएंगे तो वहाँ देखेंगे काम करने वाले हैं वो कर्मचारी होते हैं, जैसे आम बैंकों में कर्मचारी होते हैं वो भी कर्मचारी, तो उसके सदस्य नहीं होते हैं उस कोऑपरेटिव के, वहाँ पे काम करने वाले हैं। तो प्रौध में की जो सिद्धांत के अनुसार जो बनेगा
और कैपिटलिस्टिक व्यवस्था में जो कोऑपरेटिव सिर्फ नाम दे करके जो बनाया गया है, इसमें जो है काफ़ी अंतर है। तो ये तो भूमिका में ये सारी बातें आप लोगों ने देखा। तो मैं कुछ सवाल और पूछना चाहूँगा। सवाल बहुत सारे हैं और जो कोऑपरेटिव की जो बातें हैं यहाँ से और भी व्यवहारिक बातें की जाएंगे कि जैसे कि आज हम लोग क्लास लेंगे, जैसे फार्मर्स कोऑपरेटिव है तो उसमें किस तरह से हम फार्मर्स कोऑपरेटिव एस्टेब्लिश करेंगे, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव किस तरह से एस्टेब्लिश करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर कोऑपरेटिव किस तरह से, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव किस तरह से हम एस्टेब्लिश करेंगे। इन सारी बातों का भी हम लोग जरूर संज्ञान लेंगे। लीगल फ्रेमवर्क में क्या चेंजेज आएगा वो भी हम लोग बात करेंगे। अभी इन्होंने आदरणीय वशिष्ठ दादा ने बताया कि किस तरह से समाज आंदोलन और पीपुल्स इकोनॉमी, ये दो चीज भी जोड़ के इन्होंने बताया कि जो पीपुल्स इकोनॉमी है जिसमें सभी व्यक्ति की जो न्यूनतम आवश्यकता को गारंटी करने के लिए एक आर्थिक व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया है श्री प्रभात रंजन सरकार जी के द्वारा। उसमें यह जो कोऑपरेटिव जो आंदोलन है, कोऑपरेटिव जो व्यवस्था है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साथ ही एक और चीज बोला गया कि इसको समाज आंदोलन से जोड़ना है। समाज आंदोलन, कोऑपरेटिव के बिना समाज आंदोलन का कोई मतलब नहीं बनता है और समाज आंदोलन जो है उससे कोऑपरेटिव को बल मिलेगा। बल बहुत सारे मिलेगा। जैसे मैं एक चीज को जोड़ना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आप क्षेत्र में कोऑपरेटिव और किसी चीज का आपने उत्पादन प्रारंभ किया, तो उत्पादन आप प्रारंभ करेंगे तो साथ में कैपिटलिस्ट लोग भी आ सकते हैं और बाहर से कम कम दाम में जो सामान आप बनाएंगे उससे कम दाम में अच्छे क्वालिटी का सामान बेच देंगे। तो क्या होगा, आपका जो जो आप जो इंटरप्राइज शुरू करेंगे कोऑपरेटिव का, वो मर जाएगा क्योंकि उसका जो सामान है बिकेगा नहीं। तो यहाँ पर समाज आंदोलन, जब जो बाहर की जो वस्तु है जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी से या बाहर से कहीं भी आ रहा है उसको रोकना पड़ेगा। समाज आंदोलन का एक और इसमें महत्वपूर्ण योगदान है कि जब कोऑपरेटिव के लिए जो मानसिकता तैयार की जाएगी, साथ में चलने की जो मानसिकता तैयार की जाए करना है, तो उसमें भी समाज आंदोलन का एक बहुत बड़ा ये होगा, बहुत बड़ा रोल होगा। तो मैं वशिष्ठ जी से यह पूछना चाहता हूँ कि आज के परिस्थिति में जब हर व्यक्ति जिस तरह से कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम है और जिस तरह से यह विचार जनमानस के अंदर आ गया है कि अपने बारे में ही सोचो, और इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे गांव देहात में देखेंगे कि दो चार आदमी मिलके किसी व्यवसाय को चालू करता है तो साल 2 साल 3 साल में आपस में झगड़ा हो जाता है। मतलब तो एक व्यक्ति अगर कोई बिजनेस को चला रहा है तो ठीक चलता है। ऐसा देखा जाता है कि 2 4 5 आदमी मिल गए तो फिर आपस में जो है झगड़ा हो जाता है। तो कोऑपरेटिव में तो साथ चलने की ही बात है, साथ चलने की बात है। तो इसमें ये बहुत ही एक मानसिक एक ट्रांजिशनल फेज है या रिक्वायरमेंट है कि लोग साथ चलें। तो उसमें जो है किस तरह का परिवर्तन होगा और कोऑपरेटिव जो आंदोलन है विचार में लाने के लिए किस तरह का परिवर्तन जरूरी है मानसिकता में लोगों को। और आपका प्रश्न बहुत सामयिक प्रश्न है, सारगर्भित प्रश्न है। देखिए, सोशल साइकोलॉजी निर्माण होती है सामाजिक आंदोलन के द्वारा। इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए हम लोगों को। सोशल साइकोलॉजी का अर्थ होता है समाज मानसिकता। समाज जब एक विशेष धारा में एक विशेष चिंतन को लेकर के चलता है, उसी को कहते हैं सामाजिक मानसिकता या सोशल साइकोलॉजी। आज पूंजीवाद का जो चरम अवस्था आई है, यह एक दिन की अवस्था नहीं है, इसमें सदियों समय लगा है। 16वीं शताब्दी के बाद से ही यह समय लगा है इसमें। आज यह अपनी प्रौढ़ावस्था में है, अंतिम चरम अवस्था में है। तो आज जो अभी जो 100 वर्ष पहले से 50 वर्ष पहले से जो मानसिकता निर्मित हुई है, अकेले रहने की, छोटा परिवार, नारा दिया स्मॉल फैमिली इज द बेस्ट फैमिली, स्मॉल हाउस इज द बेस्ट हाउस, नारा दिया। ये जो
पूंजीवाद ने कई प्रकार का नारा दिया और कई प्रकार से मनुष्य मन को केवल धन के लिए जिए, केवल धन को ही जीवन का आधार बना करके रहे, इस तरह की मानसिकता का निर्माण किया गया। इस तरह की मानसिकता का निर्माण एजुकेशन के द्वारा भी किया गया, सरकार की योजनाओं के द्वारा किया गया। पूंजीवादी व्यवस्था के आप अखबार पढ़ो तो अखबारों के द्वारा किया गया। अभी बहुत लोग निकलते हैं और क्लासेस लेते हैं लोगों का स्वावलंबन के लिए कि कैसे तुम आर्थिक काम करोगे और अपने पैर पर आर्थिक रूप से खड़े हो सकते हो। तो इस तरह से एजुकेट किया जा रहा है कि कैसे धन ही जीवन का सब कुछ है, समम बोनम ऑफ लाइफ है धन। तो उसी तरह से जब हम समाज को कोऑपरेटिव, चूंकि स्वाभाविक तत्व है, नेचुरल फैक्टर है, ह्यूमन माइंड के मज्जा में बढ़ा हुआ है, गढ़ा हुआ है। आज भी किसी के घर में कोई मृत्यु होती है, गांव में जाकर देखो ना, गांव भर के लोग जाता है, उसको दफन करता है या उसका दाह संस्कार करता है। ऑपरेशन है, नोबडी कॉल्स एनीबॉडी, कोई किसी को बुलाता नहीं है, स्वतः चले आते हैं लोग। हमने गांव में आज भी देखा है, गांव में जो विवाह होता है, किसी के यहाँ कोई यज्ञ होता है तो गांव वाले चले जाते हैं, मिलकर काम करते हैं। यह मज्जागत है मनुष्य के भीतर। यह जो मज्जागत तत्व है कोऑपरेसी का, यह एजुकेट करने से मनुष्य बहुत जल्दी उसकी मानसिक साइकोलॉजी बदल जाएगी। क्योंकि हम अस्वाभाविक बात नहीं कर रहे हैं। आज हम किसी बच्चे को कहते हैं कि हमको मिलकर काम करना है और उसको 10 बार हम कहते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा हम सब जब समझाते हैं तो उसका माइंड आंदोलित होता है और होगा और समझेगा कि नहीं, अकेला मनुष्य कुछ नहीं है, हम अकेला जीवन जी नहीं सकते हैं। अकेला जीवन जो है मनुष्य के लिए बहुत भारी है। हर मनुष्य के भीतर यह फीलिंग हो जाती है। तो दो चीज का प्रचार एक साथ करना होगा। एक प्रचार करना होगा नैतिकता का, क्योंकि मनुष्य कोई नहीं, एक डाकू है ना, वो भी नहीं चाहता है कि मेरी संतान डाकू बने। एक वेश्या है ना, वो नहीं चाहती कि मेरी बेटी वेश्यागामी करे, नहीं चाहती। सभी अच्छा बनना चाहते हैं। एवरीबॉडी वांट्स टू बी ए नोबल मैन। आज केवल बुराई का प्रचार हो रहा है, इसलिए मनुष्य उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। यदि अच्छाई का प्रचार किया जाए, यदि नैतिकता का प्रचार किया जाए, यदि सहृदयता का प्रचार किया जाए, प्रेम का प्रचार किया जाए, सहकारिता का प्रचार किया जाए और उसको अच्छी तरह से समझाया जाए, तो समय बहुत ज्यादा नहीं लगेगा मनुष्य को अडॉप्ट करने में। पॉजिटिव लाइफ इज नेचुरल लाइफ, नेगेटिव लाइफ इज अननेचुरल लाइफ। हर मनुष्य नेचुरल लाइफ लीड करना चाहता है, उसके भीतर की यही ख्वाहिश है। नहीं चाहता है कोई कि हम संकट में पड़े, नहीं चाहता है कोई कि हम दुखी होंगे, नहीं चाहता है कोई कि हमको कोई परेशान करे, पीड़ित करे। सभी शांति में रहना चाहते हैं। इसलिए यह पॉजिटिविटी जो है, यह जो धनात्मक सोच है, मनुष्य के भीतर, समाज के भीतर आज कल्टीवेट करने की जरूरत है। बूढ़ों के भीतर नहीं, नवयुवकों के भीतर कल्टीवेट करने की जरूरत है। बूढ़ों का दिन लद गया, मेरे उम्र के दिन के लोग जो हैं, उनसे समाज का कोई काम नहीं हो सकता है। हम लोग बोझ हो चुके हैं, हमारी उम्र के लोग बोझ हो चुके हैं, शमशानगामी हैं। नवयुवक को समझाना होगा, किशोरों को समझाना होगा, कल जिनका भविष्य है उनको समझाना होगा। 16 बरस के बच्चों को, 18 बरस के बच्चों को, 20 बरस के बच्चों को समझाना होगा। नवयुवकों को समझा करके एक समाज में आंदोलन लाया जा सकता है। युवा पीढ़ी ही समाज को बदलती है, युवा पीढ़ी ही समाज का भविष्य है। उसको भविष्य के लायक तैयार करना होगा। यह प्राउटिस्टों का काम है। यह अनीति पर चलने वाले लोगों का, अनीति के पथ पर चलने वाले लोगों का काम नहीं है। अच्छे लोग कम होते हैं समाज में। सर्वे च पशु संति, कल कहा था ना, सभी तो पशु हैं। जिनमें ज्ञान का विकास हुआ वो ना मनुष्य है। तो जो मनुष्य है कम लोग होते हैं, वे दे आर वेरी लिमिटेड इन नंबर। उनका यह दायित्व है, जो समुदाय है उसको एजुकेट करके उसके भीतर जो स्वाभाविकता है उसको उभारना, मनुष्य के भीतर जो स्वाभाविक गुण है उस गुण को प्रकाशित करना।
बाबा बोलते थे ना, वेद का भी श्लोक है ना कि सबके भीतर, मनुष्य के भीतर जो शुभ गुण है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके भीतर जो भद्र तत्व है, भला तत्व है, गुण है, उसको विकसित करना, उसको प्रकाशित करना। तो यह भला तत्व सबके भीतर है, सभी के भीतर इसका अंकुर है। उसी को सींचेंगे, उसी को खाद देंगे, और एक दिन समाज का की मानसिकता बदल जाएगी। जो आज है अकेलापन का, बदल जाएगी। फिर मनुष्य चाहेगा हम मिलजुल कर एक साथ रहें, एक साथ चलें, इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारा सौंदर्य है, इसी में हम आगे बढ़ सकते हैं। अकेला नहीं कोई जा सकता। यह बहुत क्षणिक फेज है। यह फेज जो है ना, उल्का के तरह से आया है और खत्म हो जाएगा, बहुत जल्द खत्म होगा यह, क्योंकि यह अस्वाभाविक है, इसका आधार नहीं है, इसका फाउंडेशन नहीं। तो एजुकेट करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कैसा ये हमारा प्रश्न उत्तर ठीक लगा ना? एजुकेट करना होगा। एक छोटी बात मैं फिर कहता हूँ, जो 40 वर्ष के ऊपर के लोग हैं उनके पास समय बर्बाद करना आज ठीक नहीं है। उनको केवल बताना होगा और युवकों को समझाना होगा। युवक ही चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, छोटा बच्चा ही कल का फादर है, वही समाज का भविष्य है। उसी को समझाना होगा, संवारना होगा, उसी को बचाना होगा इन उस दुर्दिन से, उसी को बचाना होगा। यही दायित्व प्रोफेसरों का है। यही दायित्व जो अच्छे लोग हैं, समाज के शुभचिंतक हैं, जिनके हृदय में समाज के प्रति ममता है, जो वास्तव में चाहते हैं कि समाज मनुष्य का समाज बने, उन्हीं का यह कर्तव्य है कि वे ऐसे बच्चों को समझाएं, सही पथ पर ले आवें और समाज मानसिकता के बदलाव के लिए एक आंदोलन निर्माण करें। उस आंदोलन का आधार होगा कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव ही जीवन शैली है, कोऑपरेटिव ही जीवन तत्व है, कोऑपरेटिव ही जीवन में अमृत है, कोऑपरेटिव ही जीवन को बचा सकता है। जी जी, नमस्कार। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग अगले कार्यक्रम में यह देखेंगे कि कोऑपरेटिव को बनाए कैसे जाए, उसका इंस्टीट्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर मैं चाहूँगा कि अगला क्लास हो हमारा, और साथ में ठीक है, होगा होगा होगा। वगैरह में क्या परिवर्तन आए, इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने बहुत अच्छा कोऑपरेटिव के बारे में, और हम लोग अगले कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे और कोऑपरेटिव के इम्प्लीमेंटेशन और इंस्टीट्यूशन के बारे में हम लोग और सीखेंगे। तो दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, कोऑपरेटिव के बारे में सुनने के लिए। यह हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास था, कोऑपरेटिव की भूमिका बताई गई। अब हम लोग आगे इसके इम्प्लीमेंटेशन, इंस्टीट्यूशन और जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर जाएंगे। जाए किस तरह से शेयर बनाया जाए, किस तरह से उसका वर्किंग फ्रेमवर्क क्या होगा, और शेयर कैसे बांटे जाएंगे, बंटवारा कैसे होगा। तो ये सारी बातों का हम जो व्यवहारिक पक्ष है उसको भी हम लोग आगे लेंगे। तो अभी हमारे वशिष्ठ दादा हमारे साथ उपलब्ध हैं, 1-2 क्लास अभी कोऑपरेटिव का ये लेंगे हमारा, और हम लोग और भी कोऑपरेटिव के विषय पे जो लोग चिंतन किए हैं उनको भी बुलाएंगे। कोऑपरेटिव जो विषय है उसका हम लोग व्याख्या करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल को शेयर और लाइक करते रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचते रहे। ठीक लगा है।